आज आप मेरे साथ विश्व के मरुस्थलों पर अध्ययन करेंगे। मरुस्थल अध्याय से आमतौर पर दो तरह के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। एक के अंतर्गत पूछा जाता है कि फला मरुस्थल किस देश में है, जो कि आमतौर पर लोग याद कर लेते हैं। दूसरी तरह का प्रश्न जो पूछता है वो जटिल होता है, थोड़ा समझ आधारित होता है, उसे रटा नहीं जा सकता। जो समझ आधारित प्रश्न पूछा जाता है वो आमतौर पर कथन और कारण से पूछा जाता है। कथन दे देगा, कारण दे देगा, आपको बताना होगा कि क्या कथन कारण दोनों सही है, और अगर दोनों सही है तो क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। जैसे कि कथन है कि दुनिया में ज्यादातर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। अब आपको समझना है कि ये कथन सही है या गलत है। कथन है कि दुनिया के ज्यादातर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, सही है या गलत। अब कारण क्या है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं। कारण है महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर समुद्र की ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। आपको पहचानना होगा कि क्या दोनों कथन और कारण सही है और क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। चार ऑप्शन दिए होते हैं। अगर आपको समझ नहीं है तो आप इसे बहुत संभव है कि गलत कर देते हैं। कथन ऐसे भी हो सकता है कि दुनिया के ज्यादातर मरुस्थल उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कारण यहां पर हवाएं नीचे उतरती हैं। इन वायुदाब क्षेत्रों में या 30 से 40 अक्षांशों के मध्य, कारण दे दिया कि 30 से 40 अक्षांशों के मध्य हवाएं नीचे उतरती हैं। अगर आप इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है कथन और कारण के बारे में, तो सही होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। आइए दोनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे समझ आधारित प्रश्नों पर कि वास्तव में मरुस्थलों के विकास के कारण क्या है, किन परिस्थितियों में मरुस्थलों का विकास हुआ है। इसे समझ लीजिए, मरुस्थलों से सवाल कभी भी आपकी गलत नहीं होंगे। आइए जानते हैं कि मरुस्थलों का विकास कैसे होता है। ये ग्लोब पे पहले समझते हैं। अक्षांश रेखाओं को देखिए। 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत कहलाती है। 90 डिग्री उत्तरी, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। 0 से 90 तक पहुंचने में बीच में 90 अक्षांश रेखाएं हैं, 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में, कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो जब आप विषुवत से 30 से 40 अंश अक्षांशों के मध्य पहुंचते हैं, 30 से 40, ये दो लाइनें खींची हुई है काली काली, 30 40 30 40, क्योंकि दक्षिण में आने पे 40 हो जाएगा, 50 60 70 80 90, 0 से इधर भी जाएंगे 40 50 60 70 80 90, तो 30 से 40 ये, 30 से 40 ये। ठीक है, 0 अक्षांश और 30 से 40 अक्षांश आपने अभी मैंने दिखाया। होता क्या है कि 0 डिग्री जो अक्षांश होता है वो विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा बीचों बीच है। साल भर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा कहां पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती है। सूर्यातप की सबसे ज्यादा मात्रा विषुवत रेखा पर प्राप्त होती है। अगर सबसे ज्यादा तापमान यहां पर मिल रहा है सूर्य का, तो हवाएं गर्म होंगी या ठंडी, स्वाभाविक रूप से हवाएं बहुत धधकने लगेंगी, गर्म हो जाएंगी। गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं या नीचे। आप गुब्बारे में गर्म हवा भर के देख लीजिए, गुब्बारा ऊपर हो जाएगा। गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, तो हवाओं का गर्म होकर ऊपर की ओर उठना, हवाओं का गर्म होकर विषुवत रेखा पर या विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में हवाओं का गर्म होकर, क्योंकि विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा तापमान प्राप्त होता है साल भर, तो हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठने को क्या कहते हैं, संवहन धाराएं पैदा होना। विषुवत रेखा पर हवाओं में संवहन धाराएं पैदा होती हैं। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वायु में संवहन धाराएं कहां पैदा होती हैं, ध्रुवों पर 60 अंश अक्षांश पर, विषुवत रेखा पर। उत्तर होगा विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा संवहन धाराएं, हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना, इसको कहते हैं संवहन धाराएं। तो संवहन धाराएं उठती हैं, संवहन धाराओं के साथ हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने वाली हवाएं वर्षा कर देती हैं, क्योंकि वायुमंडल ऊपर क्या है, ठंडा है। हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती हैं, एक तो गर्म होती हैं तो पानी में वाष्पीकरण होता है, पानी में वाष्पीकरण होता है तो हवा में नमी आ जाती है। हवाएं नमी लेकर ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं, ठंडी हवाएं नमी को धारण नहीं कर पाएंगी, नमी को छोड़ देती हैं, परिणामस्वरूप विषुवत रेखा पर साल भर वर्षा होती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा पर कभी भी मरुस्थल नहीं पाया जाएगा। विषुवत रेखा पर क्या पाए जाते हैं, वर्षावन पाए जाते हैं। सभी बड़ी नदियां, चाहे अमेजन नदी हो,
चाहे कांगो नदी हो अफ्रीका की, चाहे दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी हो, ये सभी बड़ी नदियां विषुवत रेखा के आसपास पाई जाती हैं। ये घने जंगलों का क्षेत्र होता है विषुवत रेखा, यहाँ पे मरुस्थल की कल्पना नहीं की जा सकती। अब आते हैं 30 से 40। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय निम्न दाब का क्षेत्र, क्योंकि हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो हवाओं में लो प्रेशर हो जाता है, यानी भाई कोई चीज नीचे बैठेगा तब तो भारी होगा ना, हवाएं ऊपर हो गई तो दबाव में कमी आ गई। इसे हम कहते हैं विषुवतीय निम्न दाब या उष्णकटिबंधीय निम्न दाब का क्षेत्र। कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखा पर। 30 से 40 अंश अक्षांशों के मध्य आते हैं। 30 से 40 अंश अक्षांशों के मध्य, पहले तो 30 से 40 अंश अक्षांशों को हम उपोष्ण कहते हैं। 0 डिग्री को उष्ण कहते हैं और 30 से 40 अंश अक्षांशों को, क्योंकि उष्ण के बाहर है, दक्षिण में भी बाहर है और उत्तर में भी बाहर है, ये दक्षिणी और ये 30 से 40 अंश उत्तरी। तो उष्ण के बाहर जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं उपोष्ण। तो ये उपोष्ण उच्च वायु दाब के क्षेत्र हैं, ये विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र और ये उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवाएं नीचे बैठती है। विषुवत रेखा पर उष्णकटिबंधीय निम्न दाब, क्योंकि हवाएं ऊपर उठती हैं। 30 से 40 अंश अक्षांशों के मध्य, 30 से 40 उत्तरी, 30 से 40 दक्षिणी, इन अक्षांशों के मध्य हवाएं नीचे बैठती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र। उपोष्ण उच्च वायु दाब के क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नीचे बैठने वाली हवाएं वर्षा नहीं कर पाती हैं। जो हवाएं धरातल पर नीचे उतरती हैं वो वर्षा कर पाने में सक्षम नहीं होती हैं। ये पृथ्वी पर सबसे सूखे क्षेत्र हैं। 30 से 40 अंश अक्षांश पृथ्वी पर सबसे सूखे क्षेत्र हैं। एक तो 90 डिग्री ध्रुवीय है, बर्फ है, वहां पे भी सबसे सूखा क्षेत्र है, वर्षा नहीं होती। और 30 से 40 अंश अक्षांशों के मध्य भी वर्षा नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र। तो नीचे उतरने वाली हवाएं वर्षा नहीं कर पाती हैं, इसलिए उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्रों में जो भी महाद्वीप के भाग आते हैं, उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्रों में अर्थात 30 से 40 अंश अक्षांशों के मध्य जो भी भूभाग आते हैं महाद्वीपों के, वहां पर वर्षा नहीं हो पाती, वो भाग सूखे रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे स्थलों पर जहां पर वर्षा ही नहीं हो रही है वहां पर क्या होगा? मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल का अर्थ सिर्फ बालू नहीं होता है, मरुस्थल का अर्थ होता है जहां पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है, जिससे हम फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। भूमि बंजर हो जाती है, किसी काम की नहीं रह जाती है। वर्षा ही नहीं होगी तो भूमि बंजर होगी, तो ऐसे क्षेत्रों को हम मरुस्थल कहते हैं। तो ये देखिए, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर मरुस्थल नहीं पाए जाएंगे। विषुवत रेखा से दक्षिण में आइए, 30 से 40 अंश अक्षांशों के मध्य आपको ये लाल रंग के डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं जहां भी, ये मरुस्थल हमने इंगित किए हैं। विषुवत रेखा पर मरुस्थल नहीं है। विषुवत रेखा के दक्षिण में 30 से 40 अंश अक्षांशों का जो क्षेत्र है, 30 से 40, ये देखिए, वहां पर आपको महाद्वीपों पर मरुस्थल दिखाई दे रहे हैं। विषुवत के उत्तर में भी आइए, 30 से 40, देखिए ये सारा 30 से 40 का जोन है, मरुस्थल दिख रहे हैं आपको। हालांकि मैप में ऊपर नीचे यहाँ हो जा रहा है क्योंकि पूरी तरह सटीक नहीं बन पाया है। आप एटलस में खोल के देखेंगे तो 30 से 40 अक्षांशों के मध्य ये सभी भूभाग आ जाएंगे, आपने एटलस में देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर स्वीकार कर लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के सभी मरुस्थल 30 से 40 अंश अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं नीचे उतरती हैं जिससे उच्च वायु दाब का विकास होता है। इसे हम कहते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब। ठीक है, तो दुनिया के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्रों में महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है मरुस्थलों के विकास का? दूसरी परिस्थिति, कारण नहीं कहेंगे, परिस्थिति। हमने पहले भी चर्चा की है महाद्वीपों को पढ़ते समय कि महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, ये महाद्वीप का पश्चिमी तट, ये महाद्वीप का पश्चिमी तट और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पश्चिमी तट, अफ्रीका का पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा ठंडी जलधारा का प्रवाह होगा। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा ठंडी समुद्री जलधारा और महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर हमेशा गर्म जलधारा का प्रवाह होगा। जलधारा अर्थात समुद्र में जो जलधाराएं चलती हैं। तो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराओं के प्रवाह होता है,
ठंडी जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। वाष्पीकरण हमेशा गर्म जल का होगा। क्योंकि पश्चिमी तटों पर ठंडी जल धाराएं हैं, इसलिए ठंडे जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, वाष्पीकरण ही नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थलों का विकास हुआ है, क्योंकि वहां वर्षा नहीं हो पाती। आप देखिए उत्तरी अमेरिका में पश्चिम मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा पश्चिम में, पैटागोनिया भी पश्चिम के पास ही है। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में देखिए बोत्सवाना में कालाहारी पश्चिमी क्षेत्र में है, नामीबिया में नामीब का मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्रों में। हम नाम सबका बताएंगे कौन कौन से देश में। फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल का विकास हुआ है। निष्कर्ष क्या निकला? दुनिया में अधिकतर मरुस्थलों का विकास 30 से 40 अंश अक्षांशों के मध्य अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों में और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में हुआ है। ठीक, मरुस्थलों के विकास की दो परिस्थितियां, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों में महाद्वीपों पर, दूसरे महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। यानी जो भी भाग उपोष्ण उच्च वायुदाब में आएंगे और महाद्वीपों के पश्चिम में, वहीं पर मरुस्थल का विकास हुआ है। ये पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है, फिर भी मरुस्थलों के विकास के संदर्भ में जब भी आप देखेंगे तो ये बात 75 से 80% मरुस्थलों के संदर्भ में सही पाई जाती है। और भी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन मुख्य कारण यही तो है। अब मैं आपको कथन देता हूं। दुनिया के ज्यादातर मरुस्थलों का विकास उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों में होता है। कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों में हवाएं नीचे उतरती हैं। कथन सही, कारण सही, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कथन कारण, दुनिया में अधिकतर मरुस्थलों का विकास महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में हुआ है। कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। कथन सही, कारण सही, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगर वही कथन दे दे कि महाद्वीपों का ज्यादातर महाद्वीपों का मरुस्थलों का विकास महाद्वीपों के पूर्वी भागों में होता है, कथन गलत, तुरंत पकड़ लीजिए। जैसे ही कहे कि मरुस्थलों का विकास महाद्वीपों के पूर्वी भागों में हुआ है, कथन गलत। अब आप इसे मुझे लगता है कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, ये हो गया कथन कारण। और जो समझ आता है सवाल पूछे जाते हैं मरुस्थलों के, ये आपने वो चीज समझ ली जो अच्छे लोग दुनिया भर का जीके रटते हैं ट्रिक से, ऐसे वैसे वो नहीं सब समझ सकते। ठीक है, अब आइए बता दें कि कौन सा मरुस्थल किस देश में है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। यह है गोबी का मरुस्थल। मरुस्थल से हमेशा मैंने लाइन निकाली है और नाम लिखा है मरुस्थल का नाम। जैसे ये तकलामक्कन ने एक लाइन निकाली है, उसका नाम लिखा है। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया। तकलामक्कन का मरुस्थल चीन में। भाई ये हिमालय है, भारत के उत्तर में हिमालय, हिमालय के उत्तर में तिब्बत, तिब्बत के उत्तर में तकलामक्कन, हिमालय तिब्बत तकलामक्कन, हिमालय तिब्बत तकलामक्कन, उत्तर की ओर जब जाएंगे। तकलामक्कन चीन में। ठीक है, भारत में और पाकिस्तान में थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत में और पाकिस्तान में, दोनों देशों में है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। निश्चित रूप से जिस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या सबसे ज्यादा चाइना में है, वो अलग बात है। लेकिन चाइना की ज्यादातर जनसंख्या पूर्वी तट के साथ साथ है, क्योंकि पश्चिमी चाइना पूरी तरह पठारी है, तो वहां जनसंख्या नहीं मिलती। लेकिन भारत में क्या है, हर जगह जनसंख्या का संकेंद्रण है, हिमालय को छोड़ दिया जाए तो इसका उत्तर क्या होगा कि सबसे ज्यादा जनघनत्व तो किस मरुस्थल में पाया जाता है? थार मरुस्थल में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। थार मरुस्थल के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है भारत का? राजस्थान आता है, थोड़ा बहुत गुजरात का भी हिस्सा आता है, मायने नहीं रखता। तो थार मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनघनत्व तो पाया जाता है मरुस्थलों में। ओके, उसके बाद आप गोबी, तकलामक्कन, पश्चिम आइए, कैस्पियन सागर आगे आइए। लंबाई में जो झील है, ये झील है। कैस्पियन सागर के पूर्व में दो मरुस्थल है। कैस्पियन सागर के पूर्व में दो मरुस्थल है, एक काराकुम, दूसरा काइजिलकुम। काराकुम, काइजिलकुम। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, काइजिलकुम उज्बेकिस्तान में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, काइजिलकुम उज्बेकिस्तान। कैस्पियन सागर के दक्षिण में जो देश है, भाई नीचे में सब दक्षिण होता है मैप में, कैस्पियन सागर के दक्षिण में जो देश है, यहाँ पे कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरान है। मैप में आप एटलस खोल के देख सकते हैं या मानचित्र में।
कैस्पियन सागर के दक्षिण में जो देश है वो ईरान है। ईरान में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं। हमेशा ये सब पूछता रहता है। अगला ही पेपर आप प्रीलिम का देंगे पीसीएस का, हो सकता है ज्यादातर संभव है कि रहता ही रहता है इसका सवाल। 4 मरुस्थल दे देगा, देशों के नाम दे देगा सुमेलित करने के लिए। ईरान में 2 मरुस्थल हैं। कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरान है, ईरान में 2 मरुस्थल हैं, दस्त-ए-लुट, दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-लुट, दस्त-ए-कबीर। ठीक है, ये है अफ्रीका। अफ्रीका के उत्तर में लाल सागर, लाल सागर के उत्तर में इसे हम कहते हैं अरब का प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे विशाल प्रायद्वीप, जो 3 ओर से जल से घिरा हो भूखंड, 3 ओर से जो जल से घिरा हो भूखंड उसे प्रायद्वीप कहते हैं। दुनिया का सबसे विशाल प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप पूरा मरुस्थल ही मरुस्थल है। अरब का प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। अरब प्रायद्वीप पर सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, उसकी राजधानी भी दुबई शहर संयुक्त अरब अमीरात में, जिसे हम यूनाइटेड यूएई कहते हैं। तो यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, ये दोनों अरब प्रायद्वीप पर स्थित हैं। तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब का है। सऊदी अरब इस पर सबसे बड़ा देश है। तो सऊदी अरब पूरा का पूरा रेगिस्तान ही है, मरुस्थल ही है। मरुस्थल है तो वहाँ खेती नहीं होती है, फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। इसके बावजूद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात बहुत ही अमीर देश है। मरुस्थल होना है वहाँ खेती नहीं हो सकती है क्योंकि पूरा वर्षा ही नहीं होती है। उसके बावजूद ये दोनों धनी देशों में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके नीचे धरती में पेट्रोलियम है, बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। दुनिया में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला, दूसरा सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरब। तो ये पेट्रोलियम के चलते इतने रिच हैं कि पेट्रोलियम दुनिया भर को निर्यात करते हैं। भारत सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ से मंगाता है? कच्चा तेल। भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल सऊदी अरब से ही मंगाता है। तो पेट्रोलियम रिच होने के कारण संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब दुनिया भर को तेल भेजते हैं। विदेशी मुद्रा आते हैं, जिसके पास मुद्रा है उसके पास सब कुछ है। फसल कौन सी चीज है? फसल मंगा लेंगे, अनाज मंगा लेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि पूरा सऊदी अरब रेगिस्तानी है। यहाँ पे 3 रेगिस्तान अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। नाफूद, हमद, रब अल खाली। नाफूद, हमद, रब अल खाली। याद कर लेंगे, सब कुछ लिखना है, यहाँ से याद ही नहीं करना है, नोट बनाते जाइए। ठीक है, अब आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका के उत्तर में पूरा उत्तरी अफ्रीका लगभग मरुस्थली है। इसे हम कहते हैं सहारा का मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। कौन सा? सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। ये तो बच्चा भी जानता है, इसलिए ये नहीं पूछेगा कि सहारा का मरुस्थल कहाँ है, ये तो बच्चा भी जानता है। सहारा के मरुस्थल में 2 मरुस्थल छोटे छोटे नाम से जाने जाते हैं। एक लीबिया का मरुस्थल, दूसरा नूबियन। लीबिया मरुस्थल, नूबियन का मरुस्थल। ठीक है, ये दोनों सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे पूर्वी तट पर है सोमालिया। इसे हम कहते हैं सोमाली मरुभूमि। सोमाली मरुभूमि या सोमालिया का मरुस्थल। आप कहेंगे ये तो विषुवत रेखा के नजदीक है, तब यहाँ से मरुस्थल कैसे आ गया? जो भी वायुमंडलीय परिस्थिति, जलवायु परिस्थिति ही वहां पे कुछ ऐसी है कि यहाँ पर वर्षा नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि अफ्रीका में जो वर्षा वन होता है कांगो नदी की घाटी में, यही तक पाया जाता है। कांगो नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ पे प्रवाहित होती है, गिरती है। ये डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, कांगो गणराज्य। तो कांगो गणराज्य के साथ साथ ही केवल वर्षा पाई जाती है और यहीं पे वर्षावन पाए जाते हैं। कांगो नदी भी यही निकलती है। सोमालिया में कोई नदी है जो कि इधर बड़ी नदी नहीं है और यहाँ वर्षा भी नहीं होती है। जो भी जलवायु परिस्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पर विषुवत रेखा के नजदीक होने के बावजूद भी वर्षा नहीं होती। तो ये सोमाली मरुभूमि। ओके, अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में आते हैं 2 मरुस्थल हैं, कालाहारी, नामीब। नामीब नाम से ही जाहिर है नामीबिया में है। नामीब नाम से ही जाहिर है कि नामीबिया में है। और कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से बोत्सवाना में है। कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से बोत्सवाना में है। हालांकि ये सवाल पूछा जा चुका है कि कालाहारी मरुस्थलों का विकास किन किन देशों में है। ऑप्शन में 2-3 देश दिए रहते हैं, तो जान लीजिए कालाहारी मरुस्थल का विकास संपूर्ण रूप में नामीबिया से शुरू होता है, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका तक चलाता है। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका 3 देशों में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का प्रमुख जीव शुतुरमुर्ग है। ओके,
बाद उत्तरी अमेरिका में जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में दो प्रमुख मरुस्थल है, एक ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन जब हम पठार पढ़ा रहे थे दुनिया के, उसमें हम बताते थे ग्रेट बेसिन उत्तरी अमेरिका, यूएसए अमेरिका, यूएसए में एक पठार है ग्रेट बेसिन, वो पूरा मरुस्थल है क्योंकि वर्षा नहीं होती इसलिए वो मरुस्थल भी है, ग्रेट बेसिन का मरुस्थल। और दूसरा सोनोरन, सोनोरन का मरुस्थल ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका यूएसए में है। यूएसए में ज्यादातर क्या, आधा आधा मैक्सिको में है और आधा यूएसए में। ये पश्चिम वाला हिस्सा देख रहे हैं उन्हीं की तरफ निकला हुआ, इसे हम दक्षिणी कैलिफोर्निया कहते हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया राज्य तो यूएसए के पश्चिम में है, यहाँ पे यह कैलिफोर्निया राज्य, लेकिन जो दक्षिणी कैलिफोर्निया राज्य है वो मैक्सिको का भाग है। तो आप देख रहे हैं कि सोनोरन मरुस्थल का उत्तरी भाग यूएसए में है और दक्षिणी भाग मैक्सिको में है। मैक्सिको और दक्षिणी कैलिफोर्निया राज्य में है, अर्थात मैक्सिको, दक्षिणी कैलिफोर्निया राज्य मैक्सिको का राज्य है। तो सोनोरन मरुस्थल दो देशों में है, यूएसए और मैक्सिको। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक बहुत ही प्रसिद्ध मरुस्थल है, यह है एंडीज पर्वत। उत्तर से दक्षिण तक एंडीज पर्वत के पूर्व में विषुवत रेखा के साथ साथ ये पूरा सदाबहार वर्षा का क्षेत्र है। सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, साल भर वर्षा होती है विषुवत रेखा के साथ साथ। साल भर वर्षा से यहाँ पर एक विश्व की बड़ी नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं अमेजन नदी, इधर गिरती है। अमेजन नदी इधर गिरती है, वर्षा जहाँ होगी वहां नदी होगी, एक बहुत बड़ी नदी निकलती है, ब्राजील में बहती है अमेजन नदी। लेकिन यहाँ पर वर्षा सारी वर्षा एंडीज पर्वत के पूर्व में ही होती है। पश्चिम का क्षेत्र जबरदस्त सूखा हो जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि पश्चिम में यहाँ पे ठंडी जलधारा पर बहती है, नाम है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। ठंडी जलधारा में वाष्पीकरण नहीं होता है, सूखा रह जाता है, इसलिए यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। एंडीज पर्वत के पश्चिम में इस लाइन में यहाँ पे कौन सा देश है? एंडीज पर्वत के पश्चिम में चिली, अटाकामा चिली का मरुस्थल है, खासकर उत्तरी चिली, दक्षिणी चिली नहीं। आप देख रहे हैं ये पूरा नीचे तक चिली है, उत्तरी चिली, चिली यहाँ तक है, यहाँ से चिली शुरू हुआ है और यहाँ तक आया है। तो चिली का जो उत्तरी वाला हिस्सा है उसमें अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल में एक स्थल है अरिका, यहाँ पे अरिका। अटाकामा मरुस्थल के अंतर्गत अरिका एक स्थल है जो दुनिया का सबसे सूखा स्थल है, उसको हम शुष्कतम कहते हैं। शुष्क अर्थात सूखा, तो दुनिया का शुष्कतम स्थल अरिका अटाकामा मरुस्थल अर्थात चिली में स्थित है। ओके, पैटागोनिया का पठार में हम बता रहे थे, पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में, तो ये भी मरुस्थल है। यहाँ पे भी वर्षा बिल्कुल नहीं हो पाती क्योंकि पश्चिमी तट, यहाँ पे ठंडी जलधारा का प्रभाव इस पर पड़ जाता है, वर्षा नहीं हो पाती है, इसलिए पैटागोनिया का मरुस्थल विकास हुआ है। यहाँ पे कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। ये हो गया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बचा हुआ है। हमने बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ाते समय कि ऑस्ट्रेलिया में सारी वर्षा, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में सारी वर्षा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी ढाल पर होती है या पूर्वी तट पर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सूखा रह जाता है। जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा और ज्यादा घटेगी, पश्चिम आएंगे और ज्यादा वर्षा की मात्रा घट जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ सारी वर्षा पूर्वी तट के साथ साथ होती है, ठीक है, क्योंकि पूर्वी तट पर क्या है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा यहाँ पे प्रवाहित होती है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट, तो यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया करंट है, तो यहाँ पे ठंडी जलधारा है। हमने बताया ना महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर हमेशा ठंडी जलधारा बहेगी, तो ठंडी जलधारा के कारण भी यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं हो पाती क्योंकि ठंडी जल में वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया लगभग पूरा मरुस्थली ही है। इसको हम अलग अलग जगहों पे ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग नामों से जाने, हालांकि ये पूरा मरुस्थल ही है लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ये मरुस्थल नाम है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बार्बरटन। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जब भी मरुस्थल का नाम किसी अंग्रेज के नाम पर आए, जैसे लगता है किसी अंग्रेज का नाम है, विक्टोरिया औरत का नाम है, सैंडी लड़के का नाम लग रहा है, कुत्तों का नाम भी लोग रखते हैं फॉरेन में, सैंडी बुलाते हैं। सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बार्बरटन, स्टुअर्ट भी है, स्टुअर्ट, गिब्सन, बार्बरसन, सैंडी, ये सारा आदमियों का नाम लग रहा है। तो जब भी आदमियों के नाम से मिल जरूर खाता हुआ मरुस्थल का नाम पूछे, सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाइए। तो विक्टोरिया, सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बार्बरटन, स्टुअर्ट, ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ये हो गया विश्व की मरुस्थल।
उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा, कुछ नया चीज़ जानने को मिला होगा आज। इसे आप सारा का सारा नोट करते जाइए। अंत में आप देखेंगे, देखिए ये भूगोल है, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और अन्य परीक्षाओं की, आप प्रतियोगी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में टेस्ट नहीं देना है, एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट होता तब तो इतना ही बताना पर्याप्त था कि ये मरुस्थल इस देश में है, सारा बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि खास ही बोलता सहारा कहाँ है, थार कहाँ है, अटाकामा कहाँ है, ठीक है। लेकिन आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की। ऐसे स्थिति में आपको किसी भी चैप्टर के बारे में बेस पता होना चाहिए। अगर आपको बेस नहीं पता है तो आप हवा में ही लटके रहते हैं एक तरह से। बेस को जानना चाहिए, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि प्रत्येक वीडियो में हम आपको बेस से जो विषय है उसके मूलभूत चीज से परिचित करा सकें, क्योंकि जब तक हम मूलभूत उसकी जड़ को नहीं जानेंगे, जैसे आज मरुस्थल की जड़ को जाने, उपोष्ण उच्च दाब, समुद्री वायुधाराओं का प्रभाव कैसे पड़ता है मरुस्थलों पर, तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको मेरे साथ करना ही होगा। लेकिन हाँ, गारंटी मैं लेता हूं कि आपको मजा आएगा। आपको मजा आने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इंटरेस्ट आपका भरपूर बरकरार रहेगा, लेकिन मेहनत आपको करना होगा। तो मेरे साथ साथ बने रहिए। जस्ट अगला वीडियो विश्व की नदियों पर है, वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप समझ सकते हैं, क्योंकि नदियाँ तो ऐसे इंटरेस्टिंग है, वहाँ मैं सिर्फ नदी ही नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। इंतजार करिए। नमस्कार।